वेलकम एवरीवन, माय नेम इज रितेश दहिया। और इस सेशन में हम करने वाले हैं आपका कैपेसिटेंस का चैप्टर। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सवाल कैपेसिटेंस का पक्का आता है, तो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इसके जो एनर्जी वाले जो सेक्शन है उसके सवाल कभी कभी थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, उस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। बट उसके अलावा जो चैप्टर है या तो इसके कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं या फिर बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है। और फॉर्मूले आपको इसके ध्यान रखने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन और एमईसी जितने भी नहीं है, बट फिर भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ ध्यान रखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। जब भी आप इसको हम ये कहते हैं, वी नो दैट चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इंक्रीज इट्स पोटेंशियल Q इज इक्वल टू CV। और यहाँ पे आपकी कैपेसिटेंस जो है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV। जो है ये आपकी हम कहते हैं Q, जो आपका कैपेसिटर है उस पर जितना चार्ज स्टोर्ड है उसको हम यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV कहते हैं। C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटी या फिर आपका कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। कैपेसिटेंस जो है इसको अगर हम यहाँ पे टेक्निकली डिफाइन करें तो हम कहते हैं कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। तो कितना चार्ज आपका होल्ड कर सकता है पर यूनिट वोल्ट। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए, पर यूनिट वोल्ट। तो इसका मतलब है आपको हम लिख रहे हैं C विल बी इक्वल टू Q बाय V। तो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है पर यूनिट वोल्ट, वो आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। यूनिट इसकी हो जाएगी आपकी कोलम वोल्ट, जिसको हम यहाँ पे नया नाम देते हैं फैरेड। और इसके डायमेंशन हो जाएंगे, डायमेंशन इसके ध्यान रखना, विल बी इक्वल टू M-1 L-2 T टू द पावर 4 A2, ये आपकी डायमेंशन हो जाएंगे। नाउ आइसोलेटेड अगर आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, जो आपका दुनिया से दूर एक आप स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं, उस केस में जब हम इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू को ध्यान रखना, ये आपकी आ जाएगी 4πε0R, ये आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। ना अगर कोई आपसे पूछ ले अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होएगा, उस केस में आप R की वैल्यू जो है वो RE रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर वो रख दें। 1/4πε की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, उसकी वैल्यू रख देंगे तो अर्थ की कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम कहते हैं आपका कैपेसिटेंस जो है एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, उसको आप यहाँ 3 फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात किया था, आपकी एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है आपके एक रेजिस्टेंस पे, उसको आपने लिखा था VI, उसको आपने लिखा था V²/R, और उसी को आपने लिखा था I²R। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपकी जो एनर्जी एक कंडक्टर के अंदर स्टोर्ड है उसके 3 अलग अलग फॉर्मेट होंगे। एक फॉर्मेट होता है जिसको आप लिखते हैं ½ QV या फिर ½ CV² या Q²/2C, ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्नैरियो होता है, हमने क्या किया कि आपकी ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी ड्रॉप हैं। तो इसको ऐसे देखना कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि आपकी n नंबर ऑफ छोटी ड्रॉप हैं, ये आपकी ड्रॉप्स हैं, और इनका मान लो n नंबर है, R इसका रेडियस है, इन सबको मिला के हम यहाँ पे एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। उस बड़ी ड्रॉप का आपका रेडियस R है। उसके ऊपर ही आपसे डायरेक्ट हिस्टोरिकली, रिसेंटली तो कुछ नहीं पूछा है, बट हिस्टोरिकली इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं कि इसका जो टोटल चार्ज है, मान लो हर ड्रॉप के ऊपर चार्ज आपका Q था, अब इसके ऊपर जो फाइनल Q चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जो पहला पॉइंट है दैट विल बी इक्वल टू आपका अलजेब्रिक सम होएगा। और क्योंकि चार्ज बराबर था तो इसके ऊपर नेट चार्ज जो है उसकी वैल्यू ये हो गई। रेडियस जब आप इसका वॉल्यूम कंजर्व करते हैं, एक्चुअली वॉल्यूम इज नॉट अ कंजर्वेबल क्वांटिटी, पर जब आप इसका मास कंजर्व करते हैं, डेंसिटी आपको बराबर मान के, उस केसेस में आपका रेडियस जो है R की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू n का क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय R। और क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट की बात हो रही है, इसलिए जो हमारे सवाल आते हैं वो यूजुअली ऐसे होते हैं कि 1000 ड्रॉप्स, ठीक है, या फिर आपकी 64 ड्रॉप्स या फिर 125 ड्रॉप्स, फॉर द सिंपल रीज़न कि इन नंबर्स का जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आपका अच्छा सा वहाँ पे एक नंबर आएगा। इसलिए यहाँ पे हमें 1000, 64, 125 या फिर 6, 7, 8, 9 के हमें यहाँ पे क्यूब्स के नंबर ऑफ ड्रॉप्स, उनको हम कंबाइन करते हैं। नाउ ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जो आपका कैपेसिटेंस होएगा, फाइनल जो आपकी ड्रॉप बनेगी दैट विल बी इक्वल टू उसका n का क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय एक कैपेसिटेंस छोटे वाले का कैपेसिटेंस होएगा। पोटेंशियल n⁻²/3 होता है। एनर्जी, टोटल एनर्जी आपकी हो जाएगी n⁵/3U, जो इंडिविजुअल एक की एनर्जी थी, यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी n⁵/3 हो जाएगी। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं इस सेक्शन में, आपके अगर दो कंडक्टर्स हैं, मान लीजिए एक आपका जिसका रेडियस R1 है, चार्ज उसके ऊपर Q1 है, कैपेसिटी इसकी C1 है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया। दूसरा आपका कंडक्टर है, रेडियस R2 है, चार्ज Q2 है, कैपेसिटी C2 है, इन दोनों को अगर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है,
इस केस में चार्ज आपका ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट होएगा कि दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो जाए। इफ़ दैट इज़ द केस के दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, उस केस में जो आपका न्यू चार्ज आपका वो होएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये आपकी एक पे वैल्यू हो जाएगी, दूसरे पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये चार्ज आपका ऐसे हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल है उसको ध्यान रखना, दैट विल बी इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और आपका जो एनर्जी लॉस होएगा इस प्रोसेस में, डायरेक्ट रिजल्ट पे आपके सवाल पूछे हुए, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करके आपको फटाफट आधे मिनट में सवाल हो जाएंगे। C1 C2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 स्क्वायर। ये आपका टोटल यहाँ पे एनर्जी लॉस होएगा। नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की, तो हम कहते हैं कि 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर आप बना सकते हैं। अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पर उसी के साथ साथ हम कहते हैं आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके साथ आपके स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकते हैं। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि आपकी 2 प्लेट हैं, एक के ऊपर आपने दिया प्लस Q चार्ज, दूसरे के ऊपर दिया माइनस Q चार्ज। ये चार्ज आपका एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। नाउ इसके ऊपर जब आप चार्ज देंगे यहाँ पे, तो क्योंकि आपका प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज है, इंडक्शन की वजह से सारा आपका प्लस Q चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और सारा माइनस Q चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। ये बाहर वाली 2 प्लेटें आपकी विल्ली बैठी है, इनका कोई काम है नहीं एक्चुअली। और इसको फिर आप जब बैटरी से यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ये सारी कहानी करते हैं, अभी करेंगे इस पर बैटरी, और यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है R, उस प्रोसेस में आपका कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, वो सब बात अभी करते हैं। इसका जो कैपेसिटेंस आता है, उस कैपेसिटेंस को पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को आप लिखते हैं C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और आपका जो A है वो आपका प्लेट्स का एरिया है, तो इस प्लेट का एरिया A। अगेन यहाँ पे एरिया जो कहलाता है वो आपका ओवरलैपिंग एरिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो आइडियल केस में तो हम दोनों एग्जैक्ट सेम प्लेट साइज ले रहे हैं और ओरिएंटेशन में उसका सेम है। बट अगर आपने ऐसे प्लेट रखी हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ओके ये मिल गया मेरे को, मतलब जैसे आपकी कैपेसिटर प्लेट तो पतली पतली होती है, पर मान लीजिए ये आपकी एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, और इसको ऐसे करके आपने रखा हुआ है कि आपकी प्लेट ऐसे रखी है। दैट इज़ द केस, तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इन दोनों प्लेट के बीच में, वो आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D में उसका हम इस्तेमाल करेंगे, वो आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस में यूज़ होएगा। D आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस आपका D जो है वो EF से आप डिवाइड कर देंगे। नाउ यहीं पे अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे इसके और डिटेल में। अगर ये मान लीजिए आपने कोई एक मटेरियल भर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू K है, तो उस केस में आपका कैपेसिटेंस जो है वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट R A बाई D, और इसी एप्सिलॉन नॉट R को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में इसी को हमने रिलेटिव परमिटिविटी के नाम पे पढ़ा, इस चैप्टर में हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से पढ़ेंगे। दूसरे आपके जो 2 जिनका इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में, वो कहलाते हैं आपके स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर आपके सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर ये होंगे कि आपका ये दो आपके कॉन्सेंट्रिक आपने स्फेयर्स लगा दिए और उनके ऊपर आपने प्लस Q और माइनस Q चार्ज दे दिया। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होंगे आपके, एक तो ये आपने सिलेंडर लगाया और एक आपने ये सिलेंडर लगाया, उनके ऊपर आपने प्लस Q और माइनस Q चार्ज दे दिया। इफ दैट इज द केस, ये आपका कैपेसिटर बन जाएगा। इसको आप कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, ये है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि Q इज इक्वल टू CV, यानी कि C इज इक्वल टू Q बाई V, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इनका कैपेसिटेंस कभी निकालना भी पड़े आपको, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बात की हुई है कि इसका पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। उसका आपने एक बार पोटेंशियल लिखा, जो चार्ज आपने Q प्रोवाइड किया प्लस Q और माइनस Q, उससे आप डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का आप कैपेसिटेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। पर अपने सिलेबस में यूजुअली हम बात यहाँ पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हम यहाँ पे कहेंगे जो अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। ये अपने आपके एक्चुअली इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जो आपके कैपेसिटर प्लेट के बीच में हम डाल देते हैं यहाँ पे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि 2 अपोजिटली चार्ज रीजन हैव देयर ओन सेंटर्स ऑफ चार्जेस। ओके, डाइलेक्ट्रिक डालने के फ़ायदे क्या होते हैं बात कर लेते हैं।
तो आपने अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक अगर मान लो फिल किया है, तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि वो आपकी दोनों प्लेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इमेजिन करिए कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, मान लो प्लेट मान लेते हैं, और मान लीजिए कभी गलती से आपसे फ़ोन गिर गया और वो आपका कैपेसिटेंस की प्लेट ऐसे हो गई। इफ़ दैट इज़ द केस, फ़ोन आपका रैंडमली बिहेव करना शुरू कर देगा, बिकॉज कैपेसिटर आपकी एनर्जी स्टोर करके रखता है। उसके लिए वो उनको सपोर्ट करने के लिए हम उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी प्लेट्स को सपोर्ट करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अभी हमने देखा था सी डैश जो है उसकी वैल्यू आपकी के टाइम सी हो जाती है। तो ये सी आपने डाइलेक्ट्रिक डाला था मीडियम, और ये सी आपका एयर है। तो एयर में जो आपका कैपेसिटेंस था, उसके बाद आपकी पर यूनिट वोल्टेज चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी के टाइम्स हो जाएगी। तो अगर आपका कोई मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 5 है, उस केस में आपका चार्ज पर यूनिट वोल्ट जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा स्टोर होएगा। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के ये आपके फ़ायदे हैं। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा टॉपिक हो जाता है। हमने जो डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर डाला है, तो सिनेरियो ये हो रहा है कि आपकी ये यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है आपकी, ठीक है। और यहाँ आपने एक बीच में मटेरियल को यहाँ आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है। नाउ दिस इज द केस, तो इस केस में यहाँ पे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पे आपकी दो अलग अलग चीज़ें आती हैं जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जिस तक वो ये आपका जो मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये मटेरियल झेल सकता है। इसको ऐसे समझो कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मटेरियल है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने वैल्यू बढ़ाई, अब उसके अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो बॉन्ड है वो टूटने लगे, तो उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी, धुएं निकल आएंगे, बदबू मारेगा, पिघल जाएगा, वो सारा उसका जो उसका अपना स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को है हम कहते हैं दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम ये बात करते हैं, इट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये हो गई आपकी वैल्यू। उसके बाद हम यह बात करते हैं, पिछले वाले में नहीं की, ठीक है। उसके बाद हम यह बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो एक वैल्यू आएगी जिसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, नाउ ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा कि मान लीजिए इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है आपकी ES, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये आपका कैपेसिटेंस जो है उसके ऊपर धुएं निकल आते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है, वहाँ तक मैक्सिमम सेफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं आप। नाउ इसको अगर आपने यहाँ पे एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया है, और इसका अगर आप कैपेसिटेंस देखेंगे तो कैपेसिटेंस जो हो गया उसको आप लिखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और इसकी अगर आपने यहाँ पे V वैल्यू लगाई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। नाउ इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे, नाउ सेफ फील्ड की जो वैल्यू है यहाँ पे जो आपका सेफ हो सकता है दैट विल बी इक्वल टू E डॉट D। नाउ ये जो आपका सेफ वोल्टेज है वो ना सिर्फ आपका ES बल्कि आपके D के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो सेम मटेरियल है, इसको समझना, सेम मटेरियल है, अगर मैंने उससे 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस वाले कैपेसिटर बनाए, वहाँ पे आपका वोल्टेज आया सेफ वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल। अब मैं एक और कैपेसिटर बना रहा हूँ जिसमें 2 की बजाय 4 का गैप में रख सकता हूँ, 4 मिलीमीटर का ऐसा मुझे कैपेसिटर बनाना है। उस केस में जो पहले आपका 10 वोल्ट का सेफ वोल्टेज था, क्योंकि डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सेफ वोल्टेज अब आपका 20 हो जाएगा, बिकॉज आप 2 मिलीमीटर की जगह 4 मिलीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं। इफ दैट इज द केस, आपके यहाँ पे इसकी जो सेफ वोल्टेज की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, वो आपका डी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो आपके उसकी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट। नाउ इसके बाद बात करते हैं वेरिएशन और डिफरेंट वेरिएबल। ये सारे आपके जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल करने वाले हैं वेरिएबल, उन सब की कहानी करते हैं कि चार्ज आपका मान लो Q है, तो आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, ये आपका कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर प्लेट लगे हुए हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट विल बी Q बाय A। तो इसके ऊपर जो आपका चार्ज Q है और A किस साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसकी जो सिग्मा आप लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू Q बाय A। कैपेसिटेंस फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट जो आएगा V, उसकी वैल्यू E डॉट D होएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स उसको आप लिखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और उसकी वैल्यू, अच्छा सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनफाइनाइट प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लिखा था।
यहाँ पे ध्यान देना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, यहाँ पे आपका माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में जो आएगी, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से फिर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, R2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐड होके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर के इनसाइड आपकी फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। एनर्जी जो स्टोर्ड होगी आपकी हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c या फिर हाफ क्यू वी, इसकी वैल्यू लिखेंगे आप, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कम्प्लीटली फिल बिटवीन द प्लेट्स, आपने जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है, तो उस केस में सी डैश की जो वैल्यू है और दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स सी एयर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। एयर में जो आपका कैपेसिटेंस था, अब यहाँ पे आपका के टाइम्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया, इस चीज़ को ध्यान रखना। डाइलेक्ट्रिक अगर आपने पार्शली भरा हुआ है तो आपने क्या किया, इस बार ये आपकी दो कैपेसिटर प्लेट और उनके बीच में ऐसी फुर्सत थी, हमने एक डाइलेक्ट्रिक ये प्लेट डाली, दूसरी डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाली, तीसरी डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाली, एक की थिकनेस T1 उसका K1, दूसरे की T2 थिकनेस और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अगर ऐसा है तो C आपका इक्विवेलेंट इस फॉर्मेट में ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने मेटालिक प्लेट डाल दी तो मेटालिक प्लेट यहाँ पे क्या करेगी, ये आपकी कैपेसिटर है, बीच में आपने मेटालिक प्लेट अगर डाल दी है तो यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, तो उसकी वजह से माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। और टी अगर थिकनेस है तो ये आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपके कैपेसिटेंस की प्लेट का बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैपेसिटेंस आपके डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिस्टेंस अगर आपका बढ़ गया तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, कम कर देंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी पे आपसे काफ़ी सवाल पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको यहाँ कवर कर दूँ। ना यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई, इस सारी कहानी का सार ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, हम ये कहते हैं कि फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डायरेक्ट आपसे आई थिंक 17 या 18 में या 19 में, 17-18 में से किसी एक साल में डायरेक्ट ये सवाल पूछा था आपसे कि आपकी जो पैरेलल प्लेट के और कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट है उनके बीच में कितना फोर्स होएगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना था, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आपकी फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स की वैल्यू होगी। नाउ यहाँ पे कॉमन मिसकंसेप्शन है, जब अगर स्टूडेंट से बात करो तो पूछो, आपसे पूछो कि कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, और अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। नहीं, कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता है। कैपेसिटर जो स्टोर करता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी, एंड इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है। कितनी बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज नॉट लोकलाइज ऑन द चार्जेस और ऑन द प्लेट बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ गई, वो हमने यहाँ पे एनर्जी स्टोर कर ली। और कभी भी जब आप पाउट बना के फ़ोटो लेते हैं या फिर सेल्फी लेते हैं फ्लैश के साथ, तो वहाँ पे जो आपका कैपेसिटर है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आपको फ्लैश देता है। उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वजह से आपके फ्लैश में एकदम से लाइट आती है। पूरी कहानी का सार ये है कि आपकी जो एनर्जी डेंसिटी होएगी, एनर्जी डेंसिटी इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी जो वैल्यू आती है ये आपकी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होएगी। सेम बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में कर चुके हैं। तो कैपेसिटेंस की अगर कोई पूछे एनर्जी डेंसिटी क्या है, वही डेंसिटी आएगी। अगर पूछे टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, इसी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सारी कहानी करेंगे तो उसकी एनर्जी आपकी हाफ सी वी स्क्वायर एनीवे वो आ जाएगी। पर ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है, बिकॉज हमने इसको डिराइव वहीं से किया है। आपकी टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, इससे हमने इसको यहाँ डिराइव किया है, और इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होगी। नाउ अब हम यहाँ पे एक और सिनेरियो के कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एक कैपेसिटर बना लिया, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। अब उसके बाद हमने बहुत सारे देखे कि इनके और मज़े लेते हैं, उनको मिला के हमने सर्किट बनाया। तो यहाँ पे जब हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो उस केस में क्या हुआ कि आपने सीरीज़ में लगाया तो आपका एक कैपेसिटर, उसके बाद एक और कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर ऐसे लगा के, और एक रेजिस्टेंस भी है उसको आपने V ऐसे लगा के कनेक्ट किया हुआ है। उस केस में जो आपका टोटल जो यहाँ पे आपका चार्ज आएगा, चार्ज को V1 V2 क्यों लिखा हुआ है, नहीं चार्ज नहीं, इसको V लिखना था। वोल्टेज जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू, इनका जो टोटल V आपका ये है दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज ये आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इसकी वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस में हमने वहाँ बात की थी, सीरीज़ वाले ऐड होते हैं और आपके पैरेलल वाले 1/R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला आता है। कैपेसिटेंस में उसका उल्टा फॉर्मूला है।
यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1/C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर और भी है तो आप ऐसे उसको वो कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका, वो आपका सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। और टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसकी कई बार सवाल की उसमें डायरेक्ट ज़रूरत पड़ती है कि दो कैपेसिटर हैं, उस कैपेसिटर को हमने क्या किया, एक कैपेसिटर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर है C1 वैल्यू है इसकी, इसको आपने पहले लगा रखा था V वोल्ट पे, 10 वोल्ट की बैटरी पे लगा रखा था। दूसरा आपका कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को आपने मान लो 3V पे लगाया, उसको आपने 30 वोल्ट पे लगा रखा था, C2 इसकी वैल्यू। अब आपने इन दोनों को सीरीज़ में ऐड कर दिया मान लीजिए, और उस केस में हमें C इक्वलेंट की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। C इक्वलेंट हो जाएगा आपका C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की बात। तो अगर आपके कैपेसिटर जो है वो आपने पैरेलल लगा रखे हैं, तो पैरेलल अगर हमने लगाए हुए हैं कि ये आपका कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर, ऐसे करके C1 C2 C3 आपने ऐसे करके पैरेलल ऐसे लगा दिए हैं। नाउ इस केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये चार्ज आएगा। तो चार्ज जो होगा आपका Q1 जो चार्ज यहाँ पे आपका, जो चार्ज यहाँ से, जैसे हम करंट की बात करते थे किरचॉफ लॉ में, जो आपका करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। सिमिलरली हम कहेंगे जो यहाँ से टोटल चार्ज आ रहा है वही चार्ज आपका इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इस बार एल्जेब्रिकली आप ऐड कर देंगे उसको। एल्जेब्रिक ऐड का मतलब है कि 2 + 2 4 ही बनेगा यहाँ पे, तो आप उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस बार C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। C इक्विवेलेंट आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो कैपेसिटर आप यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट करेंगे, C इक्विवेलेंट आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा। नाउ अगर आपके दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर आपने क्या किया हुआ है, उन दोनों को पहले अपने बैटरी पे कनेक्ट किया हुआ था, उसके बाद अब आपने यहाँ दोनों को कनेक्ट कर दिया है। उस केस में जो आपको ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो इसी का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होएगा आपका, वो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि Q1 जो फाइनल आएगा, ओरिजिनल Q इसको C डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और आपका जो Q2 चार्ज होएगा Q2 डैश, दैट विल बी इक्वल टू, अगेन इनका जो रेशो आएगा वो C1 C2 के रेशो में आएगा। तो जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है आपका C1 और दूसरे वाले का जो कैपेसिटर है C2, तो चार्ज आपका जो स्टोर होएगा उस बेसिस पे होएगा। और जो कॉमन पोटेंशियल है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आपका दोनों का कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। लॉस इन एनर्जी की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट कंटस होना चाहिए, C1 C2 डिवाइड बाय ट्वाइस C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये आपका लॉस इन एनर्जी है। जब आपने दो कैपेसिटर लिए, इंडिपेंडेंटली चार्ज कर रखा था, अब उन दोनों को सीरीज में लगा दिया, दैट इज द केस, ये आपका एनर्जी लॉस होएगा। नाउ अब ये बात करते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है उसको हम चार्ज कर कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसे आया सर, बैटरी पे लगाया। यहाँ पे हम 3 स्टेजेस लेते हैं। पहला कहलाता है इनिशियल स्टेट, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच और जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच, ये आपकी इनिशियल स्टेट होगी। ट्रांजिएंट स्टेट वो वाली स्टेट है कि जब आपका चार्ज या तो कैपेसिटर पे जा रहा है, वो और एनर्जी स्टोर कर रहा है और स्टोर कर रहा है, या फिर आपकी वो स्टेज होएगी कि वो डिस्चार्ज हो रहा है। स्टेडी स्टेट होगी कि अब आपका कैपेसिटर जो उसका पेट भर गया, ठीक है, वो पूरा चार्ज जितना होना था वो चार्ज हो गया, या फिर जितना डिस्चार्ज होना था उतना डिस्चार्ज हो गया, वो आपकी स्टेडी स्टेट कहलाती है। ठीक है, ये आपकी 3 अलग अलग स्टेज हैं। तो जैसे आपका से फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, ये आपका स्विच, ये आपकी बैटरी, और जैसे आपने स्विच इसको क्लोज किया, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच और जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच, ये आपकी इनिशियल स्टेट जो है। ट्रांजिएंट स्टेट ये है कि यहाँ पे आपका Q चार्ज फ्लो करके जा रहा है, यहाँ से माइनस Q चार्ज इधर होके आ रहा है। स्टेडी स्टेट होगी कि अब चार्ज फ्लो होना बंद हो गया है, इसको जो प्लस Q और इसको जो माइनस Q फाइनल इनके चार्ज होने थे Q इक्वल टू CV के हिसाब से, वो आपके चार्ज यहाँ पे हो गए। उसके बाद कैपेसिटर में DC में ध्यान रखना, उसके बाद आपका चार्ज क्योंकि इसके ऊपर जितना आ सकता था पूरा आ गया है, आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो गया, करंट की वैल्यू एकदम से 0 हो जाती है। नाउ ये डेटा आपने ध्यान रखना है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का डेटा है कि अगर आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, उस टाइम पे जो आपका चार्ज है Q विल बी इक्वल टू Q0, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आपका e⁻⁻t/RC। और ये जो आपका RC है, इसको हम यहाँ पे एक टाइम कांस्टेंट का नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं RC की जो R मल्टीप्लाइड बाय C जो है, इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आपके उस पर्टिकुलर सर्किट की टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, देखो कोई भी सर्किट ऐसा है कि बिना R के तो कंप्लीट हो नहीं सकता,
ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, वो एनर्जी खाएगा ही खाएगा आपकी। पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इसके अक्रॉस उसको आप लिखेंगे V मल्टीप्लाइड बाय V नॉट 1 माइनस टी बाई आर सी। डिस्चार्जिंग अगर हो रहा है तो उस केस में चार्ज जो होएगा वो होएगा Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, एक्सपोनेंशियल आपका डीके हो रहा है। अगर पहले वाले का आप ग्राफ बनाएंगे, Q का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका फाइनल Q नॉट चार्ज इवेंचुअली वहाँ पे पहुँच जाएगा। डिस्चार्जिंग का इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो डिस्चार्जिंग का ग्राफ फिर एक्सपोनेंशियल डीके आएगा। ये आपका Q नॉट से आपने स्टार्ट किया है और उसका धीरे धीरे आपका चार्ज वहाँ पे एक्सपोनेंशियली डीके हुए चले जा रहा है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। टाइम कांस्टेंट है, उसको हम आरसी कहते हैं। इन चार्जिंग इसकी वैल्यू हम कहते हैं कि जब आप चार्ज कर रहे हैं तो एक टाइम कांस्टेंट में आपकी वैल्यू 63% राइज कर जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक टाइम कांस्टेंट है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। ऐसे समझना कि आपका मान लीजिए बहुत बढ़िया महंगा मोबाइल खरीदा आपने, उसका आपका टाइम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू है 5 मिली सेकेंड। एक और उसी का सस्ता वर्जन आता है, किसी और कंपनी का आता है, उसका है 25 मिली सेकेंड या 30 मिली सेकेंड। जब आप फोटोग्राफ लेंगे तो आपने जैसे फ़ोटो ली है, उस केस में जो 5 मिली सेकेंड वाला टाइम कांस्टेंट है, आपकी सारी बैटरी जो कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड है आपकी, वो सारी एनर्जी 5 मिली सेकेंड में आपको फ्लैश के तौर पे मिल जाएगी। अब आप फटाफट दूसरी इमेज, दूसरी फ़ोटो लेने को तैयार हैं। जिसका टाइम 25 मिली सेकेंड है, वहाँ पे आपको 5 गुना एक्स्ट्रा टाइम वेट करना पड़ेगा। वो जो हम गोला दिखाते हैं इमेज सेविंग के नाम पे, वहाँ पे एक्चुअली आपके कैपेसिटर्स या जो बाकी और सर्किट एलिमेंट्स हैं उनका भी काम चालू है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक टाइम कांस्टेंट में आपकी 63% जो है वो वैल्यू चार्ज हो जाती है। जो फुल कैपेसिटेंस है उसका 63% चार्ज हो जाएगा। सिमिलर जब आप डिस्चार्ज की बात करेंगे तो 37% हम यहाँ कहते हैं कि आपके डिस्चार्जिंग में 37% एक सेकंड में आपका फटाफट जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो एक आपका जो भी उसकी वैल्यू है, आरसी की जो भी वैल्यू 1 मिली सेकेंड है, 5 मिली सेकेंड है, वट उसमें आपका 37% फटाफट डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चार्जिंग भी फटाफट और डिस्चार्जिंग भी फटाफट, तो टाइम कॉन्स्टेंट अच्छी वैल्यू है आपके उसके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन सेज कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 10 माइक्रोफैरड। आपकी कैपेसिटी जो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड दे रखा है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज 8 सेंटीमीटर, प्लेट्स के बीच में आपका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है और आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर, अब आपने क्या किया, दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो कम कर दिया। सवाल है कैपेसिटी क्या हो जाएगी। तो ये सिनेरियो कि आपका कैपेसिटर प्लेट है, उसके बीच का डिस्टेंस जब आपका 8 सेंटीमीटर है तो हम लिखते हैं C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि C आपका D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2 डिवाइड बाय C1 विल बी इक्वल टू D के, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट विल बी इक्वल टू आपका D1 डिवाइडेड बाय D2, यानी ये आपका C2 है, C1 को ले आते हैं, दैट विल बी इक्वल टू D1। इनिशियल डिस्टेंस आपका 8, फाइनल डिस्टेंस आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय C1 जो है, C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड। तो आपका फाइनली C2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी ओके 2, यानी कि 20 माइक्रोफैरड, यानी कि आपका नया कैपेसिटेंस हो जाएगा ऑप्शन सी 20 माइक्रोफैरड। दैट विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W। आपने 10 से उसका 5 वोल्ट जब आपने उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो आपको W का वर्क डन करना पड़ा। सवाल है वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट फ्रॉम 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट, उसका कितना वर्क डन होएगा, और ये 4 ऑप्शन अपने को बता रखे हैं। 10 से 15 करने में कितना लगेगा और आंसर हमें W के टर्म में देना है ना। ये बात अपने को पता है कि हम लिखते हैं डेल्टा W जो होएगा उसको आप लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ना पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी इसकी एनर्जी स्टोर्ड आएगी उसको आप लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर, यानी कि वर्क डन जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ C, अगर आप कॉमन ले लें तो V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, ये आपका वर्क डन की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो पहले वाले केस में जो आपका W1 आपको W दे रखा है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 C मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वोल्ट टू आपका 10, इनिशियल था आपका 5, तो ये होएगा आपका 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा 100, ये स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 75/2 C, ये आपकी W की वैल्यू होगी। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस केस में जब हम आपको 10 से 15 लेके जाना चाह रहे हैं अपना वोल्टेज,
तो आपका जो W डैश आएगा, W डैश क्या लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाफ C 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। नाउ 15 स्क्वायर की वैल्यू 225, उसमें से 100 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 125/2 C आपकी W2 की वैल्यू हो गई। अब हमें जो W डैश है उसको W1 के टर्म में बताना है, सो वी कैन से W डैश डिवाइडेड बाय W, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 125/2 C मल्टीप्लाइड बाय उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 75 C। नाउ इस केस में 2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा C नीचे आना था उस केस में, C, तो C कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो रिजल्ट बचेगा W डैश, दैट विल बी इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 75 W1, ये W आ गया। नाउ इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर आपका 25 आ जाएगा, सो W डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 W। नाउ 5/3 का मतलब हो गया 1.67 W। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी 1.67 W दैट वुड बी द राइट आंसर।